हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे होंगे। थैंक्स इन सब चीज़ों के लिए। बाकी स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th के लिए, वो चैप्टर हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स हमारे इनहेरिटेंस का, हमारे जेनेटिक कैरेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इसके लिए कौन सा हमारा मॉलिक्यूलर बेस है, उस पर हमने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया, जहां हमने डीएनए आरएनए की आपसे चर्चा करी। उसके बाद हमारी बात चालू हुई न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की। तो डीएनए हमने जान लिया, आरएनए जान लिया। डीएनए का अभी आरएनए की डेप्थ थोड़ा बताना बाकी है। डीएनए में जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो जाना कि न्यूक्लियोटाइड्स के बना हुआ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। फिर हमने जाना कि भाई डीएनए का हेलिकल मॉडल क्या है, गिवन बाय गॉडसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल, उस स्ट्रक्चर को समझा। फिर हमने जाना कि कैसे डीएनए के बारे में सर्च किया गया, कैसे जाना गया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। उसके पीछे एक लंबी एक्सपेरिमेंट्स रही, ग्रिफिथ की एंड मेजल्स एंड सेल्स्टार की, हार्से एंड चेज की। इन सब लोगों ने मिलकर प्रूव किया हमारे डीएनए को कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जानने के बाद जब और आगे कड़ी चली हमारी, तो हमने ये पता लगाया कि आखिर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक जेनेटिक मटेरियल की, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करी कि जेनेटिक मटेरियल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड उस जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होना चाहिए जो इवोल्यूशनरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। फिर हमने आरएनए को भी इंपॉर्टेंस दी, और आरएनए में हमने आरएनए वर्ल्ड को पढ़ा कि भाई कभी जमाने में आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, या कह सकते हैं जब अर्थ पे लाइफ आई तो जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल बना वो हमारा आरएनए था। आरएनए के इस वर्ड को समझने के बाद आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पहला कंपोनेंट, जहां पर एक डीएनए से डीएनए बनता था, जिसे हम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते थे। हमें 3 स्टेप पे काम करना था। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बिहाफ पे हमें डीएनए से डीएनए बनना यानी रेप्लिकेशन कहते थे, डीएनए से आरएनए का बनना जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का बनना जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इन 3 हेडिंग पे फोकस करना है। जब ये 3 हेडिंग हम खत्म कर लेंगे तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस का 90% पार्ट खत्म कर लेंगे। 10% में फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन विद नागेंद्र साहू। चलिए डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो यहां पर हमारा जो एक सिंगल डीएनए है वो डीएनए 2 डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होगा। 2 डॉटर डीएनए में कन्वर्ट होगा हमारा सिंगल डीएनए चेन। आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में एक पेरेंट डीएनए था, और उस पेरेंट डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनेंगे। एक डीएनए का सेगमेंट ये जाएगा अलग, एक डीएनए का सेगमेंट ये जाएगा अलग। 2 डॉटर डीएनए जब बनता है एक पेरेंट डीएनए से, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और बहुत लोअर क्लास में बात करें तो डुप्लीकेशन। सबसे पहले ये जाने कि जो प्रोसेस आप देख रहे हैं प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं अपने स्टाइल में चलता हूं आपको, जिससे चीजें एनसीईआरटी की आसान हो जाए, फिर एनसीईआरटी टर्म्स की बात करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टर्म में थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो आपके लिए सबसे पहली बात कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या चीज? तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए का बनना, और जो ये 2 डॉटर डीएनए का बनना है ये हमारा है रेप्लिकेशन। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर डीएनए फ्रॉम अ पेरेंट डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अनदर थिंग इज, क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए रेप्लिकेशन का? आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा आपने मेरे से कि व्हेन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज्ड देन फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनता है, और ये जो जाइगोट है हमारा, ये जाइगोट
यूनिसेलुलर होता है और इस जाइगोट पे क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर होते हैं। मानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। इस जाइगोट से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं एक सेल जिसे स्टेज को हम मॉर्बुला कहते थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। जाइगोट लगातार डिवीजन करता है, माइटोसिस और ढेर सारी सेल्स को बनाना चालू करता है। आप यहां से समझ लें कि एक जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था और आज हम ह्यूमंस में जब हम एडल्ट हो गए हैं तो हमारी बॉडी में 10 टू द पावर 14 अरब सेल्स मौजूद हैं। क्लियर? अब इतनी सारी सेल्स हैं और मैं कहता हूं कि बिना डीएनए के तो सेल का कोई कैरेक्टर ही नहीं बनेगा, कोई कैरेक्टर नहीं बनने वाला विदाउट डीएनए। तो हर एक सेल में 23 पेयर डीएनए का पहुंचना जरूरी है। आपकी सोमैटिक सेल्स में 23 पेयर डीएनए का पहुंचना जरूरी है। आखिर 23 पेयर आ कहां से रहे हैं? ये 23 पेयर कहां से आ रहे हैं? क्योंकि ये 23 पेयर सेल डिवीजन से पहले 46 पेयर हो जाते हैं। फिर एक सेल में 23 चला गया पेयर और फिर एक में चला गया 23 पेयर। फिर 23 पेयर अपने जैसे डीएनए को फिर डुप्लीकेट करेगा, फिर से बनाएगा 46 पेयर और फिर से वो 2 सेल्स में हमारे पास चला जाएगा 23 पेयर एक में और 23 पेयर एक में। मतलब बात ये है कि हमारा इंपॉर्टेंस डीएनए रेप्लिकेशन का ये है कि when cell divides then their DNA is divided or is completed into 2 set of DNA means हमारा एक डीएनए जो है वो 2 डीएनए का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि दोनों सेल्स को हमें डीएनए देना है, बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांटनी है। बात हिस्से की है, सेल को बराबर चाहिए, क्योंकि डीएनए अगर नहीं कंप्लीट हो पाया, पहुंच पाया तो इस सेल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इसलिए कोई सेल डिवाइड करने से पहले अपने डीएनए को जस्ट डबल कर लेती है और जस्ट डबल करने का मतलब हो गया कि उसने क्या किया है, एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन किया है और इसी को हमने प्रोसेस को नाम दिया डीएनए रेप्लिकेशन। कि डीएनए रेप्लिकेशन ना होता, डीएनए रेप्लिकेशन, तो इस सेल के पास क्रोमोसोम नंबर नहीं पहुंचते और ये सेल डैमेज हो जाती। लेकिन आज हम सभी लोग अच्छे खासे हैं, हेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सेल में डीएनए मौजूद है और डीएनए ने अपना मशीनरी चलाई और हमारी बॉडी को अच्छा कैरेक्टर प्रोवाइड किया। क्लियर? इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? क्यों पढ़ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता तो कोई सेल के पास डीएनए नहीं पहुंचता, सिर्फ एक सेल के पास 23 पेयर होता, बस वही होता। लेकिन हमारे बॉडी की सेल्स में हर एक सेल्स में 23 ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो 23 पेयर जो पेरेंट वाले डीएनए 23 पेयर थे वो 46 पेयर हो जाते हैं बिफोर डिवीजन, और 46 हो गए तो 23 पेयर एक सेल में, 23 पेयर एक सेल में। चलिए, बात पहली क्लियर हो गई कि है क्या डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड थिंग भी हमने खत्म किया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब सवाल उठता है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो रेप्लिकेशन सेल के न्यूक्लियस में होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें हमारे कुछ टूल्स आते हैं। टूल्स इन द सेंस, क्योंकि वहां पर कोई कैंची लेकर तो नहीं बैठा, वहां पर सिर्फ एंजाइम्स होते हैं जो इनिशिएट करते हैं एक डीएनए से 2 डीएनए के बनने को। चलिए मिलते हैं एंजाइम से, कौन कौन से एंजाइम्स हैं हमारे पास। जो एंजाइम्स मिलेंगे हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो एंजाइम्स एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एंजाइम्स के बारे में चर्चा की जाती है, डीएनए पॉलीमरेज एंड हेलिकेज। मैं थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, देखिएगा। हम बात करें अगर टूल्स ऑफ रेप्लिकेशन, टूल्स में यहाँ पर छेड़ी में थोड़ा नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा। यहाँ टूल्स पे हमारे कुछ एंजाइम्स हैं। फर्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज, हेलिकेज। सेकेंड एंजाइम विल बी डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड एंजाइम विल बी ligase, and one extra is topoisomerase. ये 4 हमारे टूल्स हैं जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज आएगी, वो है हमारा
5th पोजीशन पे है प्राइमर्स। ये प्राइमर्स हमेशा काम आएंगे आपके, इसलिए इस प्राइमर्स को मैं भी क्लियर करता हूँ। प्राइमर्स क्या होते हैं, पहले हम टूल्स के बारे में जान लें। हेलिकेज जो हमारा टूल है, ये हेलिकेज नाम से लग रहा है कि हेलिकल को बस्ट करने वाला है, यानी हेलिकेज का फंक्शन होता है डीएनए के हेलिक्स को ओपन करना। ये डीएनए है और डीएनए में जो हेलिक्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है हमारा हेलिकेज। आप ऐसे समझ लीजिए कोई रस्सी बहुत ज्यादा लिपटी हुई है, हम तब तक उस रस्सी से 2 रस्सी नहीं बना पाएंगे जब तक उस रस्सी की कॉइलिंग को हम ना खोलें। और इसी कॉइलिंग के जो खोलने का प्रोसेस है उसे हेलिकेज एंजाइम अंजाम देता है। वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारा डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देगा। जिस जगह पे हेलिकेज ने अपना काम किया, उस जगह पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो गए। डीएनए में कभी भी पूरे डीएनए में इकट्ठे एक साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, रेप्लिकेशन कुछ सेगमेंट्स पे होता है, फिर बाद में सारे सेगमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं और एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए यहीं पर मैं पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। मैंने बोला था कि मैं आपको अपने स्टाइल में बताऊंगा चीजों को, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो जाती है और समझ में कम आती है। उस चीज को समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ा, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन था हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे हमारे देखिए दोनों सेगमेंट, दोनों चेन्स फ्री हो गई उस जगह पे जहां पे हेलिकेज ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। हेलिकेज जिस जगह पे बॉन्ड को ब्रेक करता है उस प्लेस को हम नाम दे देंगे ओरी। ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाला प्लेस, जिस जगह पे डीएनए बनना स्टार्ट होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए, वो बन गया ओरी। क्यों ओरी बन रहा है? क्योंकि उस जगह पे हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया ना, ओरी क्या है? तो वो प्लेस है जहाँ पर हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया है, और जब ब्रेक कर दिया है तो यहीं पर डीएनए का फॉर्मेशन होना चालू होगा, बाकी जगह पे नहीं होगा। यही प्लेस आपको कई हायर बुक में दिखाता है, ये ओ प्लेस है और ये टर्मिनल प्लेस होता है। ओ प्लेस मतलब ओरिजिन, टी फॉर टर्मिनल प्लेस, यहाँ पर डीएनए का बनना। क्लियर? एक बात तो ये समझ में आती है। चलिए, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि जो प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स का ये पहले समझ ले, प्राइमर्स कुछ 100 या 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बने छोटे-छोटे आरएनए के सेगमेंट होते हैं। आरएनए के सेगमेंट है 2 या 300 के बने हुए, जैसे एडेनिन लगा है, यूरेसिल लगा है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, एडेनिन है, ऐसे ये प्राइमर्स होते हैं। तो सबसे पहले ये प्राइमर्स आ जाते हैं, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होना है उस जगह पे ये प्राइमर्स आते हैं। जैसे ये प्राइमर्स आ गए, क्या करते हैं हमारा, देखिए अब याद रखिए मैंने बताया था आपको कि 2 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री होता है। OH ग्रुप जहां पर फ्री होगा वहां पर डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड आएगा। डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड आएगा जिस जगह पे फ्री OH ग्रुप है, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। क्योंकि OH पे हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत बॉन्डिंग करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा। यानी 3rd प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना बड़ा आसान होता है और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए चले जाएंगे। प्राइमर जब यहां लग जाएगा तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ना चालू हो जाएगा। इन प्राइमर्स में न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ना, न्यूक्लियोटाइड को एनर्जी देने का काम जो हमारा इनिशिएट कर रहा है वो हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरी चीज निकल आती है, प्राइमर्स क्या था मैंने बताया। प्राइमर्स 100 200 और इससे भी ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, आरएनए की चेन होती है, इसे हम प्राइमर्स बोलते हैं। सबसे पहले प्राइमर्स आगे लग जाते हैं, फिर उन प्राइमर्स पे हमारे न्यूक्लियोटाइड ऐड करते चला जाता है। कैसे ऐड किया जाता है? 3rd प्राइम पे अगर ऐड कर रहा है तो देखिए कंटिन्यूअसली चेन चलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक 3rd प्राइम के लास्ट में OH ग्रुप फ्री है। जैसे ही OH ग्रुप फ्री है, कोई फिर एक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड फिर अटैच हो जाएगा। ये काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और जो हमारा प्राइमर्स था वो प्राइमर्स ये सेगमेंट होगा। इन प्राइमर्स को बनाने का जो काम करेगा, प्राइमर्स को भी बनाने का जो काम करता है, बस बेटा करना क्या है, प्राइमेज कर दीजिए। प्राइमर की जगह प्राइमेज। एज बेसिकली जहां पर भी आपका सफिक्स होता है वो एंजाइम होता है। तो प्राइमर्स बनाने का काम कर रहे हैं प्राइमेज। इस प्राइमेज पे नए न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ने का काम कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन एक बार समझ जाइए तो कोई टेंशन नहीं है। वहां पर सिर्फ एंजाइम्स ही काम कर रहे होते हैं। हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया,
डीएनए ओपन हुआ, जिस जगह पे डीएनए ने ये लूप बनाया ओपन हुआ, उस जगह को हमने उरी बोला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला। उसी जगह पे हमारे प्राइमर्स आते हैं, आरएनए की स्मॉल चेन्स होती हैं, प्राइमर्स आए और प्राइमर्स आपके नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते गए। वो एंजाइम प्राइमर्स को जो बनाते हैं उसे बोला प्राइमेज हमने। नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। देखिए अब आप कहेंगे सर डीएनए से अगर डीएनए बनना है तो ये तो आरएनए की चेन यूरेसिल है, यहाँ से यूरेसिल को रिमूव किया जाता है और इसके जगह पे थायमिन को ऐड किया जाता है। अगर केवल थायमिन ऐड कर दे तो देखिए खुद डीएनए चेंज हो गया। तो प्राइमर्स में ऐसे चेंजेस होते हैं। प्राइमर्स में हमारे जो न्यूक्लियोटाइड को लाया जा रहा है वो लाने वाले हमारे भाई साहब है डीएनए पॉलीमरेज, और इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जो जोड़ रहा है वो जोड़ने वाले एंजाइम है लाइगेज। इनका काम है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, इनका काम है न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर्स तक लेकर के आना। लाइगेज इनको जोड़ने का काम करते हैं और जब जुड़ जाती है तो चेन देखिए बनती चली जाती है। टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन होता है, टोपोआइसोमेरेज एक प्रोटीन्स है जो हमारे डीएनए चेन की आइदर साइड पे लग जाती है, जिससे डीएनए चेन की ये धागे खुलते मत चले जाए, कंट्रोल में रहे, वो करने के आकर टोपोआइसोमेरेज ये काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज यहीं पर बीच में लग जाएंगे और ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये टूल्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करने वाले हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है। पहले जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपको एक मैं बैम्बू की बनी हुई लेटर देता हूँ और साथ ही साथ दो बैम्बू दे दूंगा। मैं कह दूँ इस एक लेटर से दो लेटर्स बनाने हैं आपको, तो आप सिंपल से सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसको अगर ब्रेक कर देंगे, बीच से कट कर देंगे तो दोनों बैम्बू हमारे अलग हो जाएंगे। देखिएगा, समझिए ध्यान से, दोनों बैम्बू अलग हो गए, कट किया, दो बैम्बू अलग हो गए। अब हम इसी बैम्बू को यहाँ पे जोड़ दें, देखिए दो बन गए, एक लेटर से दो लेटर बन गए हमारे। तो जैसे आप यहाँ पर बीच में चिड़ियों के बीच के बांस की ये लकड़ियों को काट रहे हैं, इसको काटने के लिए हेलिकेज होते हैं। ऐसे डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एंजाइम आता है। जो ये बांस के बैम्बू दिख रहे हैं, इसी को आप प्राइमर समझ लीजिए, ये प्राइमर होते हैं हमारे। और इस प्राइमर को बनाने वाला प्राइमेज एंजाइम हो गया। प्राइमर्स हमारे तैयार हो गए। प्राइमर्स में न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ने का काम हमारे हो गया डीएनए पॉलीमरेज का, लाने का काम। और लाइगेज इनको जोड़ रहा है, जोड़ता जा रहा है, सीढ़ी बनती चली जा रही है। टोपोआइसोमेरेज सीढ़ियों को साइड से पकड़े हुए है कि सीढ़ी कहीं गिर ना जाए। ऐसे ही हमारे टोपोआइसोमेरेज है जो डीएनए को दोनों साइड से पकड़े हुए कि डीएनए बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। तो ये एंजाइम्स टूल्स हैं जो हेल्प करेंगे डीएनए से दो डीएनए के बनने को। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पेज पे। अभी मैं अपने स्टाइल में आपको लेके चलता हूँ, फिर एनसीईआरटी में लास्ट में लाऊंगा आपको। अगर डीएनए की एक चेन आप जानते हैं 5 प्राइम्स है तो उसका एंड 3 प्राइम होगा। और जस्ट इसी के एंटी पैरेलल जो चेन है वो भी आप जानते हैं। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इसकी एंटी पैरेलल चेन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। क्लियर? ये देखिए मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ धीरे-धीरे। यहाँ पर हमारे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है। हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। हेलिकेज में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमारे हेलिकेज ने ब्रेक कर दिया है। और आपने पता है जिस जगह पे हमारे हेलिकेज ने ब्रेक किया हुआ है चेन को, वो जगह आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अगर इसको और समझे अच्छे से तो ये चेन देखिए थोड़ा ही हमने खोला है, नीचे एक लूप बन जाता है। डीएनए की एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। हेलिकेज ने यहाँ नहीं ब्रेक किया, हेलिकेज ने बीच में यहाँ ब्रेक किया। और इसी प्लेस को आप बोल देते हो ओरी, इसी प्लेस को आप नाम देते हो ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आप देखें तो कुछ चिमटे जैसा हो जाता है रेप्लिकेशन, चिमटा खुल गया है ऐसे। जो चिमटे जैसा होगा चिमटों को बोलते हैं फॉक। इस खुले हुए पार्ट को बोल देते हैं रेप्लिकेशन फॉक। जहां पे चिमटे जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, चिमटा मतलब फॉक हो गया है, तो इस जगह पे आपसे पूछा सकता है कि डीएनए जहां पर चिमटे जैसा हो गया है, ये जो फॉक बन गया है, इसको रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं।
जो पॉइसोमेरेस एंजाइम हमारी जगह पे लगे हुए हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। आपके हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए हमारे प्राइमर्स को। अब हमारे प्राइमर्स आ गए, ये प्राइमर छोटे छोटे सेगमेंट प्राइमर्स के आ गए, दोनों जगह पे आ गए, यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर भी आ गए प्राइमर्स। आपको पता है कि ये प्राइमर्स को बनाने वाले जो थे वो हमारे कौन थे? प्राइमेज थे। ये प्राइमर्स में लिख देता है उसको यहाँ पर प्राइमर। इस प्राइमर को बनाने वाले प्राइमेज एंजाइम थे। देखिएगा जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अगर आप कहते हैं ये चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो सिंपल सी बात है, इसके साथ जो चेन बनेगी डीएनए के, उसमें इस तरफ क्या रहेगा? इस तरफ रहेगा 5 प्राइम और इस तरफ क्या रहेगा? 3 प्राइम। ये रहेगा, क्योंकि अगर इसके चेन एंटी पैरेलल है तो 5 प्राइम है, 3rd प्राइम इधर, तो इधर क्या आना चाहिए? 3 प्राइम आना चाहिए, इधर 5 प्राइम आना चाहिए। जो नई चेन बनेगी यही होना चाहिए। जो हमारा डायरेक्शन है खुलने का रेप्लिकेशन का, वो इस तरफ से चल रहा है, यानी रेप्लिकेशन ऊपर की तरफ खुल रहा है इस जगह पे। अब आप सोचिए, जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा, 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप होता है और इधर क्या हो जाएगा? नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर बिना किसी दिक्कत है, जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और जो ये आपकी चेन तैयार हो जाएगी, ये चेन कंटिन्यूअसली चेंज होगी, कहीं पर भी चेन ब्रेक नहीं होगी, पूरी चेन कंटिन्यूअस जाएगी। क्यों कंटिन्यूअस जा रही है? क्योंकि 3rd प्राइम की तरफ फ्री OH ग्रुप है और नए नए डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या चीज नहीं बता दी मैंने अभी, आप सुनते रहे हैं कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ADP, क्लियर। अब आ गया DATP, डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वही न्यूक्लियोटाइड है, डरने वाली बात नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन ट्राइफॉस्फेट से क्या होता है? जब दो फॉस्फेट के बीच बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हाई एनर्जी निकलती है। अगर ADP की बात करें तो कुछ ऐसे फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, और जो हमारा तीसरा फॉस्फेट है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाई एनर्जी निकलती है और इसी हाई एनर्जी से जाकर के जुड़ पाते हैं प्राइमर से। एक मोमेंट चाहिए इनको, एक लोकोमोशन के लिए एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है ATP से। तो जो न्यूक्लियोटाइड जिन्हें जुड़ते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सब में डीऑक्सी एडेनोसिन कर दीजिए, डीऑक्सी थाइमिन, डीऑक्सी साइटोसिन, ऐसे करके ट्राइफॉस्फेट होते हैं। दो फॉस्फेट मौजूद हैं डाइफॉस्फेट में, एक फॉस्फेट ऐड हो गया, ट्राइफॉस्फेट हो गया। ट्राइफॉस्फेट में एनर्जी का लेवल हाई होता है, तो इनको भाई साहब को यहां से यहां फेंकने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलती है? ATP से। जैसे एनर्जी निकल जाती है, फिर ये न्यूक्लियोटाइड जाकर के अटैच करते हैं। तो डाई एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये जो भी है आपके, ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी लेस है, लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी जो न्यूक्लियोटाइड बना है हमारा, उसके पास क्या है? वो ATP है, उसमें ATP है, एनर्जी है। जैसे ही वो गया, एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड ब्रेक हुआ और धक्के से कहां पहुंच गया हमारा? ये हमारे प्राइमर्स के पास पहुंच गया। तो प्राइमर्स के पास पहुंचने के लिए इसको जो ताकत चाहिए वो ATP से मिलती है। लेकिन अब इस ATP का नाम क्या है? तो डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे हर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। एक फॉस्फेट निकल जाएगा आपका और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा। तो 3rd प्राइम पे लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ हमेशा फ्री OH ग्रुप है। फ्री OH ग्रुप है तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जा रहे हैं, कंटीन्यूअसली जुड़ते चले जा रहे हैं, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है। इसलिए इस चेन को हम नाम देते हैं, इस चेन को नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड इट कंटीन्यूअसली, इसको NCERT लिखती है कंटीन्यूअस चेन। कंटीन्यूअस चेन क्यों बन रही है? क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम हमेशा फ्री OH ग्रुप लगता है, जहां पर कंटीन्यूअस चेन बनती चली जाएगी। जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा चेन बनती चली जाती है, ये लीडिंग स्ट्रैंड होती है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखें अगर, तो यहां पे चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम बन रही है, 3 प्राइम से 5 प्राइम चेन बन रही है। ठीक, बेसिक एंटी पैरेलल थी। अब सोचो इसके साथ अगर दूसरा डीएनए चेन बनेगी तो उधर क्या आएगा? सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है, इधर का सीक्वेंस बनेगा 5 प्राइम इस तरफ रहेगा और 3 प्राइम पोजीशन यहां जाएगी। यानी कि यहां न्यूक्लियोटाइड इस तरफ जुड़ना आसान होगा, जबकि इधर नहीं जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए 5 प्राइम पे कोई फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये कंटीन्यूअसली चेन नहीं जाएगी, क्योंकि डीएनए बनना है इस तरफ बनना है और इधर 5th प्राइम के बाद जगह नहीं है।
कि कोई जुड़ पाए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं है। अब जब फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो घटना क्या घटेगी, बताता हूं। ये हमारे प्राइमर्स से देखिए, अब जो प्राइमर्स आ रहे हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्राइमर्स लगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो चेन ऐसे बननी। अब आप खुद समझिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगा, 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे ऐसे, फिर नया प्राइमर आएगा, फिर बीच में देखिए गैप बना हुआ है, हर जगह पे गैप बना हुआ है, गैप फिलअप होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस चेन बनती चली गई, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला प्राइमर आया और 3 प्राइम जुड़ते चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है, यहाँ पे इवेंट ये हो रहा है, यहाँ पे इवेंट ये हो गया, आपके दो जो प्राइमर्स हैं उन प्राइमर्स के बीच गैप क्रिएट हो रहा है। गैप क्रिएट ना होता डियर स्टूडेंट, क्यों ना होता, अगर ये चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चल रही होती तो गैप नहीं होता। शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं ये चाहता तो डायग्राम आपको नेट से डाउनलोड करता, लेकिन मैं खुद थोड़े थोड़े चेंजेस करके दिखा रहा हूं कि आप समझ सके आखिर क्यों ये लीडिंग स्ट्रैंड है, क्यों ये लैग कर रहे स्ट्रैंड। बिकॉज चेन हमेशा 3 प्राइम की तरफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ना आसान होता है, क्योंकि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ होता है। 5th प्राइम की तरफ कोई फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए हमारा दिक्कत ये आ रही है कि जब भी कोई नया प्राइमर आता है, नया प्राइमर बीच में एक गैप बना के चला जाता है। ये गैप है, इसको हील अप किया जाएगा जब 3 प्राइम की तरफ से फिर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाएगा ऐसे उल्टी डायरेक्शन में, तब ये हील अप होगा। इसलिए आप देखेंगे कि चेन जो होती है ये चेन फ्रेगमेंटेड बनती है, ये चेन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती और कंप्लीट नहीं हो पा रही है। इसीलिए इसको देखने वाले जो साइंटिस्ट उनका नाम था ओकाजाकी, उन्होंने इसको दे दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्यों थे आप समझ गए होंगे। फ्रेगमेंट इसलिए है क्योंकि चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बन रही है, और ऐसी कंडीशन में हमारे पास मजबूरी है कि नए न्यूक्लियोटाइड इस तरफ नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ना उनको इस तरफ पड़ रहा है, इसलिए चेन कंप्लीट नहीं बन पा रही है। और जब ये चेन कंप्लीट नहीं बन पाती है तो हम इस चेन को जो बनेगी इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये दो स्ट्रैंड भी फिनिश हो गए। क्या होता है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली चेन चलती है, जो बनती है किस तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन की तरफ बनती है, क्योंकि इसके एंटी पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, डीएनए यही ओपन होता चला जाता है और नए न्यूक्लियोटाइड ओएच पे जुड़ते चले जाते हैं और ये चेन कंटिन्यूअसली बन जाती है। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में चेन कंटिन्यूअसली नहीं बन पा रही, बीच बीच में हमारे पास कुछ गैप आ रहे हैं। इस गैप को हील अप करने का काम करते हैं लाइगेज एंजाइम। ये भी चेन पूरी बनेगी बट लाइगेज हेल्प करेंगे, लाइगेज इस चेन को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, तो एक चेन यहाँ पर भी तैयार हो जाती है, बट वो चेन में गैप्स होते हैं और चेन के गैप को लाइगेज करते हैं। आप देखेंगे तो एक स्ट्रैंड डीएनए का ये बन गया और एक स्ट्रैंड डीएनए का ये बन गया, दो स्ट्रैंड बन गए एक डीएनए से। एक देखिए ये स्ट्रैंड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से पूरे बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड ये बन गया, एक स्ट्रैंड हमारे पास ये बन गया, 2 स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यही 2 स्ट्रैंड डिफरेंशियल बना देते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए फ्रॉम अपेरेंट डीएनए इज कॉल्ड डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, एक चेन देखा जाए तो ओल्ड थी, देखिए ब्लू वाली चेन क्या है, ओल्ड चेन है, ब्लू वाली ओल्ड चेन है, जबकि रेड वाली न्यू चेन है। ब्लू वाली ओल्ड है, रेड वाली न्यू है। अब जब ऐसी चेन बनेगी जब कभी भी, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड आप समझ गए होंगे कि व्हेन डीएनए चेन्स हैविंग old strand and a new strand is called semi conservative method। यानी जब कभी भी एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो हर एक डीएनए में एक ओल्ड चेन होती है और एक नई चेन होती है, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को समझाने के लिए हमारे कुछ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि हाँ, जब भी कोई एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे डीएनए की एक चेन ओल्ड होगी और डीएनए की एक चेन न्यू होगी। ये डीएनए का रेप्लिकेशन का एक मेथड जो मैंने आपको बताया।
अब एनसीईआरटी इसी पे क्या कमेंट करती है, चलिए देखते हैं। आते हैं अब एनसीईआरटी। Replication is the copying of DNA from a parental DNA. Watson proposed semi-conservative model of replication. It suggests that the parental DNA strands act as template and synthesis of new complementary strand. जैसे मैंने बताया कि ब्लू से आपका एक DNA था और रेड वाला आपकी न्यू स्ट्रैंड थी, ब्लू आपका ओल्ड स्ट्रैंड था। चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोहल ने प्रूवली एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को। वो हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को जानेंगे। आप देख लें, वॉटसन है, यहाँ पर क्रिक है, ये हमारे इधर मिचेल्सन एंड स्टोहल करंट फोटो में मौजूद है। वही प्रोसेस, डीएनए जिस जगह पर स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन करना, उससे हमने ओरिजिन बोला। देखिए वो लूप बन रहा है ओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लूप बन रहा है हमारा ओ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पूरे डीएनए में नहीं होगा ओ, ओरी डीएनए के कुछ सेगमेंट्स में मौजूद होता है ओरी। देखिए टी फॉर टर्मिनल है, ओ फॉर ओरी, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, जहां पर हेलिकेज ने हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। देखिए कैसे ओपन हो डीएनए, और यहीं पे देखिए 2 डीएनए का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। हेलिकेज ने किया, टूल्स के बारे में बता चुका हूं आपको, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉड्यूल एट अ पॉइंट फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां पर वाई लाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। आपने देखा था जब हमारा डीएनए अगर ऐसे थे तो ऐसे बन गया था, वाई लाइन स्ट्रक्चर था जहां पर खुल गया था हमारा स्ट्रैंड, इसको हमने बोला रेप्लिकेशन फॉर्क। आगे चले अगर बात करें तो द सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब फॉर्क बनाया था तो दोनों टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। जैसे कि हम आइसक्रीम्स को आइस को अच्छे से ट्रे में हम लोग डालते हैं, जैसा ट्रे होगा वैसे हमारी आइसक्रीम फ्रीज होगी। सेम ऐसे हमारे ओल्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है। देखिए पैरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेट्स इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए रेप्लिकेट करता है 5 प्राइम से 3, क्योंकि 3 पर फ्री ओएच ग्रुप होता है, नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना इस जगह पे आसान होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वही मैंने एटीपी के बारे में बताया था, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लाइक दैट एक्ट एज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का काम करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब जब सेम मोनोमर्स जुड़ते चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैच करेगी मेरे उस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से जो मैंने आपको पहले पेज पे दिया। टेम्पलेट पैरेंटल चेन बन गई। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे खुलती चली जा रही है। इस जगह पे देखिए, देखिए एंजाइम लगे हुए, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को कंटीन्यूअसली ब्रेक करता चल रहा है। हेलिकेज ब्रेक कर रहा है और हमारे प्राइमर्स देखिए लगे जा रहे हैं। देखिए लैगिंग स्ट्रैंड है, सेगमेंट में बन रहा है, लेकिन देखिए कंटीन्यूअसली चेन बनी, लीडिंग स्ट्रैंड, और ये देखिए सेगमेंटेड हो जाएगा, ये सेगमेंट जाएगा, फिर सेगमेंट में, फिर सेगमेंट में, ये हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। Firstly, a small RNA primer. I have told already. RNA primers क्या होते हैं? छोटे-छोटे सेगमेंट्स होते हैं RNA के, और उस RNA बनाने वाले कौन है? हमारे प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर्स आ जाएंगे, सारी लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन मैच करेगी मेरे चीजों से कि हाँ सर ने बोला था कि पहले प्राइमर्स आएंगे। प्राइमर्स को लाने वाले, बनाने वाले जो एंजाइम वो प्राइमेज है। फिर in presence of an enzyme, DNA dependent DNA polymerase enzyme, many nucleotides join with one another to primer. Primer पे जुड़ते चले जाएंगे नए नए न्यूक्लियोटाइड in the presence of DNA polymerase and form करेंगे एक नई चेन। देख लीजिए वही चेन है, लीडिंग स्ट्रैंड, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आपको मिल रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चीजें बनी हैं। और अच्छे से एनिमेटेड देखें तो यहाँ पर कई सारे हैं। देखिए चेन ब्लू वाली जा रही लीडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है। ये देखिए रेड वाले बीच में लैग कर रहा है, ये पूरी का चेन, फिर देखिए बीच में खाली है, ऐसे लैग कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है, और उधर लीडिंग स्ट्रैंड बन गया हमारा। During replication, one strand is formed as a continuous stretch in 5 prime to 3 prime direction. Continuous चलता है किस चेन की तरफ? जिस चेन में 5 prime to 3 prime में continuous बढ़ता चला जाएगा, और इसी स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोला गया। Other strand is formed in small stretches, जिसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। भाई साहब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सामने है आपके एकदम जस्ट। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने, छोटे छोटे सेगमेंट्स बने। वो किस जगह बन रहा है? तो जब वहां पर चलेगा तो वो डिसकंटीन्यूअस, मैंने बताया वो डिसकंटीन्यूअस है। इसी को ओकाज़ाकी ने फ्रेगमेंट, बस फ्रेगमेंट देखा नहीं, अपना नाम लगा दिया, बन गया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हो गया भाई। The Okazaki fragments are then joined together to form a new strand by an enzyme, DNA ligase। मैंने बोला था DNA ligase उनको जोड़ने का काम करता है।
दिस न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, और इस तरीके से हमारी दो चेनें बन जाती हैं। If a wrong base of introducing the new strand DNA polymerase can do proofreading, अगर कोई बेस गलत आ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज को हटाएगा, जैसे प्रूफरीडिंग करते हैं हम लोग, हटाएगा और नया न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ेगा। इस तरीके से रेप्लिकेशन आपने कंप्लीट किया। एक काफी मैकेनिकली केमिकली चीजें थी जहां पर थोड़ा सा दिमाग आपका हिला होगा। अब जब इसी चीज को एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टूल्स पे जाइएगा, सारे टूल्स को लर्न करिएगा, देन टूल्स के फंक्शन क्या है, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड फोकस करिएगा, और ये आप समझ गए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कुछ खास बातें दी आ रही हैं। ई कोलाई कंप्लीट्स रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। ई कोलाई रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है 18 मिनट में, जहां पे 2000 बेस पेयर पर सेकंड बनाता है। सोचिए अभी हमें एक एक बेस पेयर लगाने में, आपको समझाने में कितना टाइम लगता है, वहां पे 2000 बेस पेयर एक सेकंड में अटैच हो गए। ये एंजाइम की खास बात है। ये एंजाइम इतना फास्ट काम करते हैं कि 2000 बेस पेयर एक साथ लग गए 1 सेकंड में। इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एस फेज। आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, एस फॉर सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मतलब डीएनए का बनना। डीएनए जो बनता है हमारा वो सिंथेसिस फेज में बनता है, जहां पर एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन होने के पहले का फेज है ये एस फेज। फेलियर इन सेल डिवीजन। अब मान लीजिए ये एक सेल है, इसने डीएनए तो बना लिया 23 पेयर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सेल वॉल नहीं बन पा रहे। सेल वॉल नहीं बन पाए तो ढेर सारे न्यूक्लियस हो गए। इसी को हम बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। क्या बोलेंगे? पॉलीपोलाइडी। कब बोल रहे हैं पॉलीपोलाइडी? जब एक सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो पाई, सेल वॉल नहीं बन पाया, तो उस सेल के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हो गए, और ये कंडीशन आ गई पॉलीपोलाइडी। ओके गाइस, इस तरीके से आज हमने एक भारी भरकम मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन को समझा। केमिकली है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, लेकिन आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, आप पॉज करके देखेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। कहानी हमें चालू करनी थी टूल्स से। आपने सबसे पहले टूल्स को पकड़ना है, टूल्स के फंक्शन को देखना है, दैट्स इट। देन एक चीज हमेशा याद रखनी, मैंने पहले भी जब डीएनए पढ़ाया है कि कभी भी कोई नए न्यूक्लियोटाइड अगर अटैच होंगे तो वो हमेशा 3 प्राइम पे अटैच होते हैं। यानी चेन अगर कभी बनेगी तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनती चली जाएगी, और इसी कारण वहां पर लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा था, एंड जो चेन 3 प्राइम से 5 प्राइम बन रही थी इधर, वहां पर लैगिंग स्ट्रैंड हो रहा था, जिससे होकर जाके फ्रेगमेंट बोला गया। टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, कोई डाउट्स हो तो डाउट्स क्लियर करिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो बेस होगा हमारा मीजल्स एंड हेस्टार का एक्सपेरिमेंटली प्रूवमेंट कि क्या सच्चाई में जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं तो एक चेन ओल्ड होती है और दूसरी चेन न्यू होती है। इस राज का भी खुलासा करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, चलिए बाय बाय।